In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan, you are watching TV Genius, my dear students. Welcome to my YouTube channel. In this video, actually, we are going to discuss about, हाँ जी, जो चैप्टर 6 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 5 तक हमने सारे लेक्चर्स ले लिए हैं, अब जो है वो चैप्टर 6 जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो चैप्टर 6 है उसका जो नेम है बच्चे वो है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके अंदर बच्चे दो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहला है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, दूसरा है हुक्स लॉ। अब सबसे पहले बच्चे मैं आपको ये बताती हूँ, जो आपका चैप्टर नेम होता है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया करो, ठीक है ना। आप चैप्टर के नेम को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा भी इस चैप्टर में हम किस किस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो है प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है मैटर की, ठीक है। तो मैटर के बारे में भी हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी हमने इसको मैटर को पढ़ा था, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अब दूसरी बात की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अब मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। मैटर क्या होता है? मैटर जो होते हैं जितनी जो सारी जो है हम ये कहते हैं, मैटर के बारे में देखें, जितनी जो मटेरियल्स थिंग्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी मैटर के अंदर आ जाती है। और हमने ये कहा था जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी होती है वो एक्चुअली नॉन मटेरियल होती है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो मैटर नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होती है, नॉन मटेरियल होती है। और मैटर कौन सी चीज होती है? जिसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, जिसका क्या होता है, मास होता है, जिसका क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। वो सारी चीजें क्या होती हैं, मटेरियल वाली मैटर होती हैं। इसके अलावा हमने स्टेट्स पढ़ी है, स्टेट्स मैटर की जो स्टेट्स होती हैं, हमने ये कहा है कि ये सॉलिड में, गैसेस में, लिक्विड्स में, ठीक है, क्या होती हैं ये स्टेट्स हैं। इन हालतों में क्या है, मैटर पाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा थी तो ये जो है इसके अलावा फोर्थ स्टेट भी हमने पढ़ी थी, प्लाज्मा। बाय द वे, अब ये जो आपको मैं बता रही हूँ ये मैटर के बारे में आप लोगों को मैंने रिवाइज करा दिया। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसका क्या मतलब है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का देखिए, मैकेनिकल जो है एक्चुअली निकला हुआ है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स क्या है बच्चे, ये है फिजिक्स की ब्रांच, ठीक है ना। अब देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हम जो है इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, मैटर की। मैटर के अंदर सॉलिड्स आ जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉलिड्स की बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो उसमें हमें ये पता होता है कि सॉलिड्स की जो है वो होता क्या है, यहाँ पर इसका जो है DEFINITE डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसके साथ साथ इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो गैसेस से और लिक्विड से क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है ना। ओके, सो यानी कि यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक जो है प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है सॉलिड्स की। अब हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बच्चे हम उसका जो है किस चीज की बात करेंगे, हम एक्चुअली उसकी एक्सटेंशन की बात करेंगे। सॉलिड्स की क्या एक्सटेंशन, सॉलिड्स की क्या कंप्रेशन, ठीक है ना। कंप्रेशन, कंप्रेशन दबाओ, एक्सटेंशन इस तरह से खिंचाओ, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स के थ्रू हम देखें यहाँ पर। अब सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स को, ठीक है जी। चलें जी, ये मेरे पास एक टॉपिक है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ना बच्चे, वो हैं डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं, ठीक है, और इनकी एग्जांपल्स बताओ, ठीक है ना। तो ये जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको पता होना चाहिए। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। इस चीज को हमने अभी जो है डिस्कस करना है डिटेल से। अब देखिए बच्चे, मैं आपको ये कहती हूँ कि कोई भी सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड की एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जिसमें मैं आपको कहती हूँ सॉलिड जो है उसमें फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या होगा, आइस होगी, ब्रिक होगी, ठीक है। उसमें अगर मैं स्प्रिंग लेके आऊं, ठीक है ना, उसमें अगर मैं बैंड लेके आऊं, बैंड,
ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी सॉलिड्स के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा मैं इसके अंदर जो है वो प्लास्टिसीन या फिर मैं उसको कहती हूँ CLAY, क्ले, DOU, डंग, ठीक है, ये लेके आओ मैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है भाई, स्ट्रिप होती है, रबर स्ट्रिप। तो ये सारी चीजें क्या है, सॉलिड में आती हैं, सॉलिड की एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब ये है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का क्या मतलब है? अब बच्चे, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का ये मतलब है कि जो सॉलिड्स हैं उसकी जो शेप है और उसका जो साइज है उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए, ठीक है ना। मतलब ये एक ब्रिक है, ईंट है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने से अगर इसकी शेप तब्दील हो जाए, मतलब एक ईंट है उसको आप नीचे जमीन पर फेंकते हो, फोर्स लगाते हो तो वो दो टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, ठीक है। ईंट दो टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, अब उसका जो साइज है वो चेंज हो गया, ठीक है, उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई, तो इसका मतलब जो आपने फोर्स लगाई है वो कौन सी फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्यों? ऐसी फोर्स जो किसी सॉलिड में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसकी शेप है उसको चेंज कर दे, साइज है उसको चेंज कर दे, चाहे इसके अंदर लेंथ आ जाती है, शेप है, शक्ल चेंज हो जाती है, ठीक है ना, उस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जाहिर सी बात है ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। सॉलिड है जो है उसके ऊपर अगर कम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाओगे तो वो नहीं उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा होगा। हाँ, अगर उस सॉलिड पे ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाओगे, हाँ, तब उसके ऊपर जो है वो उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसका साइज जो है वो चेंज हो सकता है, वो टूट सकती है। बर्फ है, आइस है, उसको आप तोड़ते हो, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया कि ऐसी फोर्स, समझ आ गई आप लोगों को, जो कि किसी ऑब्जेक्ट की शक्ल में बिगाड़ पैदा कर ले, वो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है। अब दूसरी बात होती ये है इलास्टिसिटी की। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, यानी कि उसकी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी शक्ल में बिगाड़ भी पैदा होता है, लेंथ भी चेंज होती है, लेकिन वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल शेप और साइज, उसको दोबारा रीस्टोर कर लेते हैं या रीगेन कर लेते हैं आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल जो है स्प्रिंग, अब स्प्रिंग जो है, अब मैं आपको कहती हूँ स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी होती है, ठीक है ना। स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी है, सबको पता है। देखिए ना, अब स्प्रिंग है, उसको अगर आप इस तरह से खींचते हो, इस तरह से खींचते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सटेंशन पैदा कर रहे हो। स्प्रिंग को इस तरह से खींचते हो, एक्सटेंशन पैदा कर रहे हो, तो इस तरह से आप खींचते हो फिर छोड़ते हो जैसे, तो दोबारा स्प्रिंग अपनी उसी शक्ल में आ जाता है। इसी तरह से अगर आप स्प्रिंग को दबाते हो, यानी कंप्रेस करते हो, कंप्रेशन पैदा करते हो स्प्रिंग में, तो इस तरह से दबाते हो, फिर जैसे ही छोड़ते हो तो दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाता है, ठीक है ना। उसकी लेंथ को आपने कम किया, उसकी लेंथ को आपने ज्यादा किया, लेकिन फिर जैसे ही आपने फोर्स लगाना खत्म कर दी तो वो दोबारा अपनी उसी शक्ल में आ गया, दोबारा उसने अपनी शक्ल को रीगेन कर लिया। वो होती है इलास्टिसिटी, ठीक है। वो किसके अंदर है, स्प्रिंग के अंदर है। वो किसके अंदर है, बैंड के अंदर होती है, वो रबर स्ट्रिप के अंदर होती है, ठीक है ना। ये जो रबर स्ट्रिप होते हैं, ठीक है ना, रबर स्ट्रिप जो हम चार्ट वगैरह के ऊपर चढ़ा देते हैं, रबर जो होता है, इसी तरह से जो है बैंड, बैंड जो हम पहनते हैं, ठीक है ना, यूज करते हैं बैंड, तो उसके अंदर भी इलास्टिसिटी होती है। जो इलास्टिक घरों में हम यूज करते हैं, ठीक है ना, वो भी इलास्टिसिटी है उसके अंदर भी। अच्छा जी, अब आपको बताती हूँ इलास्टिक लिमिट क्या होती है। इलास्टिक लिमिट ये होती है कि हर चीज की जो है अपनी जो शक्ल है रीगेन करने की, साइज है रीगेन करने का एक लिमिट है। क्या है, एक लिमिट है। हम ये कहते हैं भाई ढीला हो गया, अब इलास्टिक ढीला पड़ गया है, ठीक है। क्यों ढीला पड़ गया, उसके अंदर वो जो इलास्टिसिटी थी, उसकी जो हद थी वो खत्म हो गई। मतलब ये है कि आप स्प्रिंग को खींचो, ठीक है, आप उसको इतनी खींचो, इतनी खींचो, इतनी खींचो, इतनी खींचो, वो बेचारा दोबारा अपनी शक्ल रीगेन करेगा करेगा, लेकिन वो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो इतनी ज्यादा आपने लगा दी है कि स्प्रिंग ने कहा मेरी बस है, तो वो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी जो इलास्टिसिटी थी, उसकी जो इलास्टिक लिमिट थी, वो क्या होगी, खत्म। वो फिर उसकी जो शेप है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। शेप है, साइज है, वो क्या कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। वो होती है उसकी इलास्टिक लिमिट, जहां पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो साइज है और जो लेंथ है उसको परमानेंट कर देता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब
इन इलास्टिक क्या होंगे भाई मटेरियल्स, ठीक है ना। तो इन इलास्टिक मटेरियल्स वो होते हैं कि जिसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसकी जो शक्ल में बिगाड़ पैदा होता है, जिस तरह से ब्रिक है, जिस तरह से आइस है, इनके अंदर जो है इलास्टिसिटी नहीं होती है। अगर आप बर्फ को तोड़ देते हो तो भाई वो दो टुकड़ों में टूट जाती है, दोबारा वो नहीं जुड़ सकती। इसी तरह से ब्रिक है, इसी तरह से आपके पास क्ले, यहाँ पर क्ले डग गया है, यानी इसको हम प्लास्टिसिन भी कहते हैं। ये बच्चों के जो खिलौने होते हैं छोटे से रबड़ी टाइप के, ठीक है, उसको जिस तरह से तोड़ो वैसे गोल गोल करो कुछ भी करो, तो इनके अंदर भी जो इलास्टिसिटी नहीं होती है, ये क्या होते हैं, इन इलास्टिक मटेरियल में आ जाते हैं। तो अभी आपको ये समझ आ गया कि डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी है, इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आपने देख लिया। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल है जो कि है हमारे पास रैकेट की और टेनिस बॉल। अब बच्चे ये जो है ना रैकेट है और टेनिस बॉल, अब मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे ही रैकेट की जो होती है क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, ठीक है, टेनिस बॉल जैसे ही उस रैकेट की जो डोर होती है, ठीक है ना, स्ट्रिप्स, ठीक है, हाँ जी, तो उसके ऊपर लगती है ना बॉल, टेनिस बॉल रैकेट के ऊपर जैसे लगती है, तो वो जो स्ट्रिप्स हैं वो पीछे की तरफ होती है ना थोड़ी बहुत पीछे की तरफ। अब वो जो बॉल है ना टेनिस बॉल, थोड़ी बहुत इसकी भी जो साइज है, इसमें फर्क आता है। और ये जो रैकेट है उसकी जो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है ना, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत जो है फर्क आता है साइज में और शेप में, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जरूर आता है। लेकिन फिर वो डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही उसको लग के जाती है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो है खत्म होती है, तो वो दोबारा अपना जो है ना टेनिस बॉल भी और रैकेट की जो स्ट्रिप्स हैं वो भी अपनी दोबारा जो ओरिजिनल शेप है उसको रीगेन कर लेती हैं। ये इसमें एग्जांपल बताइए। अच्छा, आपकी बुक में अब हम ये देख लेते हैं कि हुक्स लॉ क्या कहता है। अब ये जो है ना बच्चे, ये कह रहा है कि हम जो है, ये बात करता है स्प्रिंग की, और इस स्प्रिंग के अंदर जो हम पैदा कर सकते हैं वो कंप्रेशन है और एक्सटेंशन है। अब बच्चे ये देखें, जो है एक्सटेंशन का मतलब ये इस तरह से उसको एक्सटेंड करना, और कंप्रेशन का मतलब है इस तरह से कंप्रेस करना, लेंथ को कम करना। एक्सटेंशन का मतलब लेंथ को ज्यादा करना। अब उसने इस कंप्रेशन को या एक्सटेंशन को नाम दे दिया एक्स का, क्योंकि ये लेंथ की बात हो रही है ना, लेंथ की बात हो रही है, तो उसको उसने नाम दे दिया किसका, एक्स का। स्प्रिंग बना हुआ यहाँ पर, ये स्प्रिंग, अगर मैं इसमें जो है ये इसकी लेंथ है एक्स, अगर मैं इसमें पैदा करती हूँ कंप्रेशन, तो ये इस तरह से हो जाएगा, क्लोज क्लोज हो जाएंगे, साइज इसका, लेंथ इसकी कम हो गई। अगर मैं इसके अंदर जो है वो पैदा करती हूँ एक्सटेंशन, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी लेंथ भी बढ़ गई है, ठीक है, और फासला देखो कितना ज्यादा हो गया। तो ये क्या पैदा कर दिया मैंने, एक्सटेंशन, और ये क्या पैदा कर दिया मैंने, कंप्रेशन। अब ये लेंथ जो है वो क्या है, एक्स है। अब ये जो हुक्स लॉ है ये कहता है कि जितनी आप फोर्स लगाते हो ये एक्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन नंबर 1 बात तो ठीक है इसकी, इसने कहा जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड लगाओगे उतना ज्यादा लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है, जितना ज्यादा आप भाई खींचोगे उतना ज्यादा ही वो लेंथ में चेंज आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कम फोर्स लगाओगे तो कम लेंथ में फर्क आएगा, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा लेंथ में फर्क आएगा, चाहे उसको आप एक्सटेंड करो या उसको कंप्रेस करो। पहली बात समझ आ गई। उसने प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया, उसने इक्वल टू करके के लगाया यहाँ पर, फिर उसने यहाँ पर एक्स किया लिखा। तो भाई ये जो है इसको कहा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पर। मतलब ये हो गया कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर होगा K इज इक्वल टू F ओवर X। मतलब ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये क्या करेगा, मेजर कर सकता है किसी भी स्प्रिंग की जो स्ट्रेंथ है उसको ये मेजर करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है।
ये चीज समझ आई आपको। अब उसने एक ग्राफ बनाया है, उसको देख लो। उसने इस तरह से एक ग्राफ बनाया। उसने कहा भाई यहाँ पर जो है एक्स है जिसको मीटर में मेजर करते हैं, ये ओरिजिन है, और यहाँ फोर्स है इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने यहाँ से जो है एक लीनियर सा बनाना है ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे लेंथ बढ़ रही है। मतलब लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम इस किसकी बात कर रहे हैं, इसकी एक्सटेंशन की, ठीक है, एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है वैसे एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। जैसे जैसे फोर्स बढ़ती जा रही है एक्सटेंशन भी इस तरह से बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला इस तरह से लीनियर सा आपने स्लोप बनाएंगे इस तरह से। अब उसके बाद ये हो गया कि यहाँ से फिर आपने इसको थोड़ा ये ऐसे करना है। अब ये इस पॉइंट को ए का नाम दे दो। ये भाई इसकी इलास्टिक लिमिट है जो कि खत्म हो गई है इस हद तक। उसके बाद ये परमानेंटली जो है इस तरह से इसकी शक्ल बन जाएगी, ठीक है। ये अपनी ओरिजिनल जो है ये वाली जो शक्ल है रीगेन नहीं कर पाएगा, इस तरह से ही ये ढीला पड़ जाएगा। इसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई, यहाँ तक थी, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से परमानेंटली इसकी इस तरह से शक्ल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से बताना है ग्राफ बना के, ये इसकी इलास्टिक लिमिट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो भाई यही चीज थी। अब ये जो है सिर्फ स्प्रिंग के ऊपर लागू नहीं है हुक्स लॉ, बल्कि ये जो बैंड है इसके ऊपर भी ये लागू है। और ये जो हमारे पास रबड़ स्ट्रिप होती हैं ये भी ढीली पड़ जाती हैं बाद में, ठीक है ना, इनकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है, इनके ऊपर भी लागू है, ठीक है। ये था हुक्स लॉ। होप सो आप लोगों ने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया है या नहीं आया। कोई भी कंफ्यूजन है बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना यार, अपने फ्रेंड से शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज़।